नमस्कार। आज हम इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, न्यायिक अलगाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। देखिए, ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक शादीशुदा कपल है जो साथ नहीं रह पा रहा, लेकिन वो अपनी शादी को खत्म भी नहीं करना चाहते, मतलब तलाक नहीं लेना चाहते। तो क्या कानून में उनके लिए कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसी रास्ते को हम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। मिलिए एना और पीटर से। ये एक काल्पनिक जोड़ा है और इनकी कहानी के जरिए हम इस कानून के हर छोटे बड़े पहलू को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये न्यायिक अलगाव आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है आप इसे शादी पर लगा एक पॉज बटन समझिए। फुल स्टॉप नहीं। ये तलाक यानी डिवोर्स बिल्कुल नहीं है। ये तो बस कोर्ट की तरफ से मिली एक कानूनी इजाजत है जिससे पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, लेकिन उनकी शादी लीगली खत्म नहीं होती। पर सवाल ये है कि ऐसा किया क्यों जाता है? इसका असली मकसद शादी को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे बचाने की एक कोशिश करना है। ये दोनों को थोड़ा स्पेस देता है, एक दूसरे से दूर रहकर सोचने और अपने रिश्ते को सुधारने का एक कीमती मौका देता है। इसी को कानूनी भाषा में सुलह या रिकंसिलिएशन कहते हैं। चलिए अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर। जब एना और पीटर को कोर्ट से न्यायिक अलगाव की डिक्री यानी फाइनल ऑर्डर मिल जाता है, तो एक पत्नी के तौर पर एना को क्या नए अधिकार मिलते हैं? आइए देखते हैं। जुडिशियल सेपरेशन के दौरान एक पत्नी को मुख्य तौर पर 4 बड़े अधिकार मिलते हैं। पहला, उसे प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में एक अनमैरिड महिला का दर्जा मिल जाता है। दूसरा, उसे गुजारा भत्ता यानी एलिमनी पाने का हक होता है। तीसरा, उसकी अपनी कमाई और प्रॉपर्टी उसके पति से पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। और चौथा, बच्चों की कस्टडी यानी देखभाल का अधिकार भी उसे मिल सकता है। चलिए पहले अधिकार को एना के उदाहरण से समझते हैं। सेक्शन 24 और 25 ये कहते हैं कि अलगाव के बाद एना जो भी पैसा कमाएगी या कोई प्रॉपर्टी खरीदेगी, वो पूरी तरह से उसकी होगी। वो अपना खुद का बैंक अकाउंट खोल सकती है और पीटर का उस पर कोई कानूनी हक या कंट्रोल नहीं होगा। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार पर, जो है गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस या एलिमनी। सेक्शन 36 और 37 के मुताबिक एना अपने रहने सहने और कानूनी खर्चों के लिए पीटर से आर्थिक मदद मांग सकती है। और हाँ, कोर्ट पीटर की कमाई और एना की ज़रूरतों को देखकर एक अमाउंट तय करेगा जो पीटर को देना ही होगा। ठीक है, तो हमने एना के अधिकार तो देख लिए, लेकिन पीटर का क्या? एक पति के तौर पर उसकी क्या नई जिम्मेदारियां हैं, और क्या उससे भी कोई कानूनी सुरक्षा मिलती है? चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। पीटर की स्थिति में देखिए 2 पहलू हैं। एक तरफ उसका कर्तव्य है कि वो कोर्ट का तय किया हुआ गुजारा भत्ता एना को दे और उसे साथ रहने के लिए फोर्स ना करे। वहीं दूसरी तरफ उसे कानूनी सुरक्षा भी मिलती है, जैसे अलगाव के बाद अगर एना कोई कर्ज लेती है या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसके लिए पीटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और हाँ, ये कानून सिर्फ एक तरफा नहीं है। अन्ना और पीटर दोनों पर कुछ कॉमन नियम लागू होते हैं। सबसे जरूरी है कि दोनों कोर्ट के आदेश का सम्मान करें और शांति से रहें। इस दौरान वो वैवाहिक सहवास, जिसे मैरिटल कोहैबिटेशन कहते हैं, वो नहीं कर सकते और न ही एक दूसरे की प्राइवेट जिंदगी में दखल दे सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉज बटन हमेशा के लिए दबा रहता है? क्या होगा अगर कुछ समय बाद एना और पीटर को ये महसूस हो कि वो अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से एक साथ रहना चाहते हैं? अच्छी बात यह है कि कानून इसका भी रास्ता देता है। सेक्शन 26 इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। अगर एना और पीटर में सुलह हो जाती है, तो उनमें से कोई भी कोर्ट में जाके इस डिक्री को रद्द करने के लिए एक एप्लीकेशन दे सकता है। अगर कोर्ट को लगता है कि वो सच में साथ रहना चाहते हैं, तो कोर्ट उस ऑर्डर को रद्द कर देगा और वो फिर से एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह रह सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात याद रखने वाली है, इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए अलगाव के दौरान एना ने अपने मेहनत से कोई प्रॉपर्टी बनाई, तो सुलह के बाद भी वो प्रॉपर्टी एना की ही रहेगी। मतलब अलगाव के दौरान मिले अधिकार सुरक्षित रहते हैं, वो खत्म नहीं होते। किसी भी कानून को पूरी तरह से समझने के लिए अदालती फैसलों को देखना बहुत जरूरी होता है।
तो चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज पर नज़र डालते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि भारत की अदालतों ने जुडिशियल सेपरेशन पर क्या कहा है। ये एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ 3 बड़े केस हैं। पहला, सुजाता उदयपाल केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये कानून सम्मान की रक्षा करता है और सुलह का आखिरी मौका देता है। दूसरा, रेनॉल्ड राजामनी केस। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़े सेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक माना। और तीसरा, फातिमा बी केस, जिसने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि पत्नियों को जो गुजारा भत्ता मिले वो फेयर एंड रीजनेबल यानी उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। और अब वो हिस्सा जिसका इंतजार हर लॉ स्टूडेंट को होता है, एग्जाम में इतने सारे सेक्शंस को याद कैसे रखा जाए। चलिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान और मज़ेदार मेमोरी ट्रिक बताता हूँ। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए। सेक्शन 22, 2 लोग अलग होते हैं। सेक्शन 24, पत्नी को प्रॉपर्टी के मामले में 24/7 आज़ादी मिलती है। सेक्शन 25, कानूनी तौर पर वो 2 नहीं 1 हो जाती है, यानी अकेली मानी जाती है। और सेक्शन 26, 2 लोग साथ वापस आ जाते हैं, यानी रिकन्सिलिएशन हो जाता है ना एकदम आसान। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है, जो निचोड़ है, वो इस एक वाक्य में है। न्यायिक अलगाव पति पत्नी दोनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है और साथ ही सुलह का दरवाज़ा भी खुला रखता है। यही इस कानून की खूबसूरती है। ये रिश्ते को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसे बचाने का एक रास्ता दिखाता है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। आज के दौर में जहां रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं, क्या आपको लगता है कि सीधे तलाक लेने की जगह न्यायिक अलगाव को एक बेहतर पहला कदम माना जाना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके काम आया होगा। धन्यवाद।